हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। तो चलिए देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. आपको याद होगा कि आपने लास्ट वीडियो जब देखा था तो उसमें बताया था कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य या अलग अलग धारणाएं होती हैं। आप लोग ने ये पिछले वीडियो में देखा था। मतलब डिफरेंट गोल हैं, डिफरेंट नोशन हो सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं। सबके अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अपने गोल होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं। जब सबके गोल अलग अलग हैं तो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर उनकी जो धारणा होगी, जो उनकी आइडियाज होंगे, जो उनके नोशन होंगे, वो कैसे होंगे? वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, है ना। सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचेगा ना कि नेशनल डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, है ना। जिसकी जो आवश्यकता होगी वह उस आवश्यकता को पूरा करना चाहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट में जो नोशन होंगे लोगों के, वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जब अलग अलग धारणाएं होंगी तो फिर कैसे किया जाएगा? कैसे नेशनल डेवलपमेंट होगा? It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. अलग अलग धारणाओं के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से लोगों के विचार या धारणाएं कहीं कहीं पर प्रतिरोधी भी हो गई हैं, प्रतिस्पर्धा भी हो गई है ना। मतलब क्या हो रहा है? एक दूसरों के विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसके लिए क्या उदाहरण देखा था आपने देखा था ना कि एक बिजनेसमैन क्या चाह रहा था या एक उद्योगपति क्या चाह रहा था। बिजनेसमैन चाह रहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो, और जबकि वहीं पर अगर ट्राइबल एरिया के लोग थे जो, या ट्राइबल एरिया की जो कैटेगरी के पर्सन थे, तो वो क्या चाहते थे कि कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विरोध हो रहा है, परस्पर विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर जब परस्पर विरोध होगा तो जो डेवलपमेंट को लेके जो नोशन होंगे वो कैसे होंगे? वो भी तो विरोधी हो सकते हैं ना। लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। तो यहाँ पर देखते हैं however can all the ideas be considered equally important. जब अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, तो क्या हम सभी के विचारों को बराबर इक्वली इम्पोर्टेंट दें या बराबर महत्व दें क्या? If there are conflict, how does one decide? ये हम कैसे डिसाइड करें? हम ऐसे कैसे निर्णय लें कि हमको कौन सा गोल, कौन सा आइडिया चूज करना चाहिए? What would be a fair and just path for all? सभी के लिए क्या न्यायपूर्ण है और सही राय है या नहीं है? मतलब हम जो गोल ले रहे हैं, जो आइडिया हम चूज कर रहे हैं, वो सभी के लिए फेयर और जस्ट वाला है, न्यायपूर्ण और सही है या नहीं है। We also have to think whether there is a better way of doing things. और जो विचार हम ले चल रहे हैं तो वह विचार को क्या कोई काम और दूसरे तरीके से किया जा सकता है? मतलब कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, कोई बेटर वे हो सकता है कि उस वर्ग को इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि सभी कैटेगरी के लोगों को प्रॉफिट हो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? Would the idea benefit a large number of people or only a small group? और जो आइडिया हम या जो गोल हम ना लागू करेंगे या लेके चलेंगे, तो वो डेवलपमेंट के लिए जो हम आइडिया लेके चल रहे हैं, तो क्या वो बेनिफिट सभी को होगा या सिर्फ स्मॉल ग्रुप को होगा? ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, तो इन क्वेश्चन के बारे में जब हम थिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। जब इन क्वेश्चंस के बारे में हम विचार करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा? वह नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट्स? तो हम यहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपेयर, एक स्टेट्स का दूसरी स्टेट से कंपेयर देख लेते हैं कि किस तरीके से तुलना की जाएगी। If development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped?
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इतने सारे लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और अलग अलग विचारधाराएं होने के बावजूद हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। इस चीज़ का हम डिसीजन कैसे लें कि वह कंट्री डेवलप्ड ही है। हो सकता है कोई कंट्री बोल दे कि हमारे पास बहुत मिनरल है और मिनरल के बेस पर हम डेवलप्ड हैं। वहीं अदर कंट्री बोल सकती है कि हमारी जो लिटरेसी है, जो हमारी क्या कहते हैं एजुकेशन है, वो हाई है, 100% लिटरेसी है, तो उस बेस पर हम लोग ना डेवलप्ड हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सभी के नोशन कैसे हैं, अलग अलग हैं, सभी के विचार कैसे हैं, अलग अलग हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, व्हेन वी कंपेयर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, जब अलग अलग चीज़ों की हम तुलना करेंगे तो हम वहाँ पर क्या पाएंगे, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस, हम वहाँ पर समानता और अंतर पाएंगे। कहीं हमें समानता भी मिलेगी और कहीं हमें अंतर भी मिलेगा। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी तुलना के लिए किस पक्ष को ले रहे हैं, क्या क्राइटेरिया ले रहे हैं, वह क्राइटेरिया हमारे मोटिव पर, हमारे उद्देश्य पर निर्भर करेगा। नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, चलिए हम आपकी क्लास का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, आप कक्षा 10वीं के छात्रों को ही देख लीजिए। आर यू ऑल द सेम स्टूडेंट्स, क्या आप सभी स्टूडेंट एक जैसे हैं? योर हाइट, योर हेल्थ, योर टैलेंट एंड योर इंटरेस्ट, क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं, आप सभी एक जैसे नहीं हैं। द हेल्दीस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन, हो सकता है जो हेल्दी स्टूडेंट हो उसकी पढ़ाई में कोई रुचि ही ना हो, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलिस्ट वन, और हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो पढ़ाकू टाइप का ना स्टूडेंट है, वो किसी से मित्र व्यवहार ही ना रखता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स की तुलना किस तरीके से करें, हम कैसे कंपेयर करें? तो द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, तो यहाँ पर हम जो क्राइटेरिया लेंगे तो वो क्राइटेरिया हमारे पर्पज पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा क्राइटेरिया चूज कर रहे हैं, हम कौन सा मापदंड चूज कर रहे हैं। We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team। यदि मान लीजिए हमने कोई क्राइटेरिया लिया, ठीक है, और उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यदि हमको स्पोर्ट्स टीम को चूज करना है, का चयन करना है या चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उन स्टूडेंट्स को चूज करेंगे जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होगा। ठीक, अगर हमें डिबेट टीम बनानी है तो हम किसे चूज करेंगे, हम उनको चूज करेंगे जिनका इंटरेस्ट किस में होगा, स्टडी में होगा, पढ़ाई में होगा। और अगर म्यूजिक टीम हमको बनानी होगी तो हम किसको चूज करेंगे, हम उन स्टूडेंट्स को चूज करेंगे जिनकी रुचि म्यूजिक में या संगीत में होगी। तो इस तरह usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course there can be differences about what are important characteristics that should from the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity of marks secured। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमने एक मापदंड ले लिया था, एक क्राइटेरिया ले लिया था कि हम किस तरीके से बच्चों को चूज कर रहे हैं। लेकिन सामान्यतः कभी कभी क्या होता है, जनरली तो हम व्यक्तियों के एक या दो जो उनकी विशेषताएं होंगी उन विशेषताओं को चूज कर लेते हैं। उन विशेषताओं के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड है या नहीं है ना, उन दोनों का कंपेयर भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया हम ले रहे हैं, जो मापदंड हम चूज कर रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया को लेकर भी कभी कभी क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है। कैसे हो सकता है मतभेद, क्योंकि मान लीजिए आपके क्लास में ही बोल दिया कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है,
है ना। तो जो अदर बच्चे होंगे जो खेलकूद में इंटेलिजेंट होंगे, खेलकूद में आगे होंगे, म्यूजिक में आगे होंगे, तो वो बच्चे क्या कहेंगे, यदि आप है ना पढ़ाई को लेकर है ना पढ़ाई को क्राइटेरिया बना रहे हैं, पढ़ाई का मापदंड ले रहे हैं, तब तो ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन ये खेलकूद में तो बिल्कुल फिसड्डी है, इससे तो कुछ बनता ही नहीं है। म्यूजिक में ये क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। तो यदि हम फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सारे बच्चे क्या टोटल डेवलप्ड हो रहे हैं नहीं, तब हम क्या करेंगे, या वो बच्चा किस तरीके का है, कंपेयर करना है, तब क्या कर सकते हैं। तब हम देखेंगे कि वह फ्रेंडली है या नहीं है, वह कॉपरेशन करता है या नहीं है, या वह कितना क्रिएटिविटी है कि नहीं है, उसमें रचनात्मकता है कि नहीं है, उसके मार्क्स कितने हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर हम तब तुलना करेंगे। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू for comparing countries. Their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. तो जिस तरीके से अभी हमने एक क्लास की ना एग्जाम्पल लिया, तो उसी तरीके से जब हमको कंपेयर करना होगा, जब हमको तुलना करनी होगी, तो उसमें उसी तरीके से कंट्रीज की भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यही चीज़ नेशनल डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। तो नेशनल डेवलपमेंट का जब कंपेयर करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा, क्योंकि एक मापदंड लेंगे ना तब तो हम उसका कंपेयर करेंगे। बिना क्राइटेरिया के तो हाँ, बिना क्या कहते हैं किसी मापदंड के हम क्या नहीं कर सकते, किसी का कंपेयर नहीं कर सकते, किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो कंट्री में अधिकांशतः जब हम ना कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर इनकम को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलते हैं, अगर हम आय को कंपेयर, आय के द्वारा कंपेयर करें, आय को लेकर कंपेयर करें, तो देखेंगे जो हायर इनकम वाला होगा वो मोर डेवलप्ड कहलाएगा। वो कंट्री कैसी कहलाएगी, मोर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। लेकिन यदि वहीं पर किसी कंट्री की लेस इनकम है, कम आय वाला है, तो वो कैसा कहलाएगा, अंडर डेवलपमेंट कंट्री। व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब क्वेश्चन यह आता है कि एक देश की आय क्या है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो एक देश की आय जो है वो क्या है, उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जितने भी निवासी हैं, उन सभी की आय को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, इनकम ऑफ द कंट्री। एक देश की आय प्राप्त हो जाएगी। इज टोटल इनकम एन एप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर बिटवीन टू कंट्रीज। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है, क्या कुल आय दो देशों के बीच तुलना करने के लिए एक उपयुक्त माप है। इसका मतलब यह है कि जो टोटल इनकम को हम बेस बना रहे हैं किसके लिए, अदर कंट्री, दो कंट्रियों के बीच में कंपेयर करने के लिए, तो वह मेजर या वह क्राइटेरिया जो हम ले रहे हैं, जो मापदंड हम ले रहे हैं, क्या वह सही है। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि सभी कंट्री की जो पॉपुलेशन हुआ करती है वो कैसी होती है, डिफरेंट हुआ करती है, अलग अलग जनसंख्या हुआ करती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया एंड वेटिकन सिटी। तो इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा है, और वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। यदि इन दोनों कंट्री का अगर हम कंपेयर करें इनकम के बेस पर, तो क्या होगा, वह सही नहीं होगा। तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पर बोला गया है कि कुल आय की तुलना करने से तो हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। एक व्यक्ति की तो इनकम हम नहीं जान पा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मंथ में या एक साल में कितना इनकम कमा रहा है। तो क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, ज़्यादा बेहतर हैं क्या। तो इसे द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा
इनकम। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो देश की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, तो उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि जो टोटल इनकम है उसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज इनकम मिलेगा। और एवरेज इनकम को क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। ठीक। In World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 217 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just US dollar 1,820 पर एनम। तो इसे समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो उसके बेस पर, क्योंकि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह बेस किसको बनाती है? इनकम को बेस बनाती है। और यहाँ पर इनकम को बेस क्या बनाया उसने कि जो यूएस का जो डॉलर है उसका, यदि मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है तो जो यूएस डॉलर में 12,056 पर एनम अगर कमाती है ना, उस कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर में यदि 12,056 पर एनम है, तो वह कंट्री कैसी होगी? वह कंट्री रिच कंट्री कहलाएगी। ठीक। और यदि वहीं पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 955 से कम है, तो वह कंट्री कैसी होगी? वह कंट्री अंडर डेवलपमेंट या लो इनकम कंट्री कहलाएगी। हम अपनी इंडिया की अगर बात करें तो हमारी इंडिया की कैटेगरी कैसी है? मिडिल इनकम की है। मिडिल इनकम की क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वह 1,820 पर एनम यूएस डॉलर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वह मिडिल इनकम वाला कंट्री है। एवरेज इनकम, while averages are useful for comparison, they also hide disparities। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो औसत आय है, जो औसत इनकम है या एवरेज इनकम है, वह यूजफुल है कंपेयर करने के लिए, है ना। दो कंट्रीज के बीच में जब हम कंपेयर किए हैं इनकम को बेस बनाकर, वो यूजफुल तो है, उपयोगी तो है, बट क्या होता है कई बार वह जो डिस्पैरिटीज होती है, जो असमानताएं होती हैं, उस असमानताओं को वो हाइड कर देती है, उन असमानताओं को वो छुपा देती है। कैसी असमानताएं? चलिए इसको इस तालिका के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो कंट्रीज दी हुई है, कंट्री ए और कंट्री बी। हम कंट्री ए और कंट्री बी की जो एवरेज इनकम है उनकी यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 सिटीजन हैं और 5 सिटीजन क्या मंथली इनकम यहाँ पर दी हुई है। तो कंट्री ए में देखेंगे तो कंट्री ए में जो फर्स्ट नागरिक है, जो आपका जो फर्स्ट सिटीजन है, तो उसकी इनकम कितनी है? 9,500। सेकेंड की 10,500, थर्ड की 9,800, फोर्थ की 10,000 और फिफ्थ जो आपका सिटीजन है उसकी जो इनकम है 10,200 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम आ रही है सभी की लगभग बराबर दिख रही है ना। बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, आसपास है सभी की, है ना। तो अब सेकंड में देख लें, सेकंड जो कंट्री है आपकी कंट्री भी, तो यहाँ पर 500, 500, 500, 500 है ना। तो 1 से लेके 4 जो सिटीजन हैं, 1, 2, 3, 4 जो सिटीजन हैं, तो उन सब की इनकम बराबर है, 500 है। लेकिन आप देखेंगे जो आपका 5th नंबर का जो सिटीजन है उसकी कितनी है? 48,000 इनकम है। तो हाईएस्ट इनकम किसकी जा रही है? कंट्री ए में और कंट्री बी में। तो वो 5th नंबर के कंट्री बी का जो 48,000 वाला है वो कैसा है? वो उसको देखकर तो लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा रिच है ना, क्योंकि उसकी जो सैलरी है, जो पेमेंट है, जो मंथली
उसकी वो कितनी है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कंट्री बी, अगर इस व्यक्ति को देखा जाए तो कंट्री भी कैसा है, डेवलप्ड है। तो क्या सचमुच में इस तालिका को देखने से लग रहा है, इस टेबल को देखने से लग रहा है कि कंट्री भी डेवलप्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो अदर नागरिक हैं, अदर सिटीजन हैं, तो 500, 500, 500 और 500, मतलब यहाँ पर क्या है, 500, 500 जो कमा रहे हैं तो ये तो गरीब हो जाएंगे ना, ये गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे ना, है ना। तो और बाकी सिर्फ एक ही ना सिटीजन है वो रिच में आएगा, बाकी तो सब पुअर हैं। लेकिन कंट्री ए में अधिकांशतः सभी को देखेंगे आप तो सभी सिटीजन कैसे हैं, लगभग बराबर हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम एवरेज इनकम को ले रहे हैं तो वह क्या कर रहा है, असमानताओं को छुपा दे रहा है। टोटल जब करेंगे तो हो सकता है इसका एवरेज और इसका एवरेज बराबर आए, लेकिन सारे इसमें जो आप पॉपुलेशन देखेंगे तो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन कैसी है, गरीब है, और बहुत कम लोग या सिर्फ एक सिटीजन है आपका जो अमीर है। लेकिन कंट्री ए में सभी लोग लगभग विकसित दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज इनकम के द्वारा जो कंपेयर किया है वह कह सकते हैं कि वह असमानताओं को छुपा देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है और